हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की हिंदी व्याकरण में हम पढ़ रहे थे। यहाँ हमने प्रीवियस लेक्चर में शब्द विचार आपको पढ़ाया था और शब्द विचार में ही आपका यहाँ पर संज्ञा आया था। कैसे आया ये मैं आपको अभी बताती हूँ। तो देखिए, हमने शब्द विचार में क्या पढ़ा था। शब्द विचार में आपने यहाँ पर प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद पढ़े थे। प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद, जिसमें आपका पहला था विकारी और दूसरा अविकारी शब्द। थोड़ा सा लिख लेंगे यहाँ पर कि प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। दो भेद किए थे हमने। पहला भेद था विकारी और दूसरा है अविकारी। अविकारी विकारी शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर परिवर्तन हो जाता है, वे आपके विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्द चार होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब इसी से हमने यहाँ पर आज का टॉपिक लिया है संज्ञा। अब ये जान लेते हैं संज्ञा क्या होता है, फिर हम वाक्यों में देखेंगे किस प्रकार से संज्ञा में परिवर्तन होता है। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने आपको बताया था उदाहरण के माध्यम से कि हमने लड़का है तो वो संज्ञा है, उसको हमने लिंग परिवर्तित किया तो वो लड़की हो गया, हमने उसका वचन परिवर्तन किया तो वो लड़के हो गए। तो यहाँ पर संज्ञा शब्द परिवर्तित हुई है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें जो है लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर क्या हो जाता है, परिवर्तन आ जाता है। ठीक है ना। जो क्रिया है उसमें काल के आधार पर आ जाता है। तो अलग अलग चीजों को हम यहाँ पर अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। तो आज का आपका टॉपिक है संज्ञा। ठीक है, तो जैसा कि आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है संज्ञा क्या होता है। अब विकारी शब्द के यहाँ पर कौन कौन से बताए थे। सबसे पहले आपका संज्ञा, ठीक है, दूसरा था आपका सर्वनाम, तीसरा आपका विशेषण और चौथा आपका यहाँ पर क्रिया। चार भेद थे। फिर हम आगे इसमें अविकारी शब्दों को पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें आपका क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक आपके आ जाते हैं। तो एक एक करके हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं संज्ञा की। ठीक है, और संज्ञा हम विकारी शब्दों में पढ़ रहे हैं जिनमें विकार आ जाता है। तो आपने क्लास 6 में भी पढ़ा है संज्ञा क्या होती है। चलिए, तो हमने जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में भी या प्रीवियस क्लासेस में भी हमने पढ़ी है संज्ञा। संज्ञा क्या होती है? किसी वस्तु, किसी स्थान या किसी व्यक्ति या किसी भाव के नाम को आप क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ठीक है, इतनी सी बात आप पढ़ चुके हैं। क्लास 6 में भी संज्ञा की परिभाषा आप पढ़ चुके हैं, संज्ञा क्या होता है। अब यहाँ हम संज्ञा के भेदों को अलग अलग पढ़ेंगे और डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे। तो एक छोटी सी परिभाषा लिख लेंगे संज्ञा की कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, भाव, गुण आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, पुस्तक, भरतपुर, गर्मी, सर्दी। तो राम यहाँ पर व्यक्ति का नाम है, पुस्तक किसी वस्तु का नाम है, ये व्यक्ति है। राम आपका व्यक्ति हो गया, पुस्तक आपका क्या है, ये आपकी वस्तु है, किसी वस्तु का नाम। ठीक है, भरतपुर आपका क्या है, स्थान का नाम है। गर्मी आपका भाव का नाम है। देखो भाव है ना, ठीक है, गर्मी और सर्दी ये भाव है। तो इनके नामों को आप क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो लिख लीजिएगा, किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर, भाव, गुण आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा के भेद आपने यहाँ पर किए हैं। ठीक है, चलिए, संज्ञा के यहाँ पर आपको 5 भेद आपको पढ़ाए गए हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। सबसे पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा या इसे समूहवाचक संज्ञा भी कहते हैं, और द्रव्यवाचक संज्ञा। आप इसको इंग्लिश में भी पढ़ते हो इसी प्रकार से। आप प्रॉपर नाउन पढ़ते हो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक कॉमन नाउन, भाववाचक एब्स्ट्रैक्ट नाउन, समुदाय या समूहवाचक कलेक्टिव नाउन, द्रव्यवाचक या मटेरियल नाउन। इसको इस प्रकार से आप हिंदी में भी ऐसे, इंग्लिश में भी ऐसे ही आपको पढ़ते हैं। तो 5 भेद आप लिख लीजिएगा। सभी बच्चे नोटबुक निकालिए।
चलिए, तो यहाँ पर 5 भेद आप लिखेंगे संज्ञा के। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समुदाय या समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ये 5 भेद आप लिख लीजिएगा। पहला आपका अब व्यक्तिवाचक संज्ञा। अभी तक आपने व्यक्तिवाचक संज्ञा में सिर्फ व्यक्तियों के नाम की बात की। क्लास 6 में आपको सिर्फ व्यक्तियों के नाम की बात की गई है, वहां पर आपको डिटेल में नहीं बताया गया है। क्लास 6 में आपको यहाँ पर डिटेल में नहीं बताया गया है, सिर्फ ये कहा किसी व्यक्ति का नाम। तो आप भी क्या करते थे, किसी अपने चारों तरफ जो व्यक्ति हैं, जो कोई आपके जो जानने में जो मनुष्य हैं, जो भी आपके आसपास के लोग हैं, उनके नाम को ही आप क्या बोल देते थे, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन इसमें और भी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं। तो प्रॉपर नाउन आप हेडिंग डालिएगा। जिस संज्ञा से किसी एक ही व्यक्ति, सिर्फ व्यक्ति की हम बात नहीं करेंगे, एक ही वस्तु या स्थान विशेष का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी एक की जब हम बात करेंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, जब आप किसी एक की बात करते हैं। ठीक है, जैसे व्यक्तियों के नाम में हमने राम कहा तो किसी एक व्यक्ति का बोध हो रहा है, मोहन कहा एक व्यक्ति का बोध हुआ, सीता किसी एक व्यक्ति का की बात हुई, कालू आदि शब्द ये आपके व्यक्तियों के नाम आ जाएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा में। इसमें साथ में आपका दूसरा यहाँ दिशाओं के नाम। दिशाओं के नाम सभी जानते हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। ठीक है, तो ये जो हैं आपके क्या हैं, ये भी आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसके बाद देशों के नाम तो आप जानते हैं। देशों के नाम भी अब भारत, चीन, जापान, अमेरिका, अन्य भी जो देश हैं, उनके नामों को भी आप क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही रखेंगे। फिर आपकी जो राष्ट्रीय जातीय हैं, हम क्या हैं, भारतीय है। चीन के लोग चीनी हो जाएंगे, जापान के लोग जापानी हो जाएंगे, अमेरिका के लोग अमेरिकन हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जो राष्ट्रीय जातियां हैं वो भी आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाती है। नदियों के नाम, नदियों में आपका जैसे गंगा, यमुना, कावेरी, घाघरा। तो हम जब किसी एक नदी का नाम कहेंगे तो यहाँ पर ये भी आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि एक नदी की बात हो रही है। ठीक है, तो ये भी आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। चलिए, इन सभी को आप लिख लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है आपका नदियों के नाम हो गए। समुद्रों के नाम, तो हम किसी एक समुद्र की बात करेंगे, जैसे आपका अरब सागर, प्रशांत महासागर, अन्य भी जो महासागर हैं या समुद्र हैं, उनके नाम भी आपके यहाँ पर वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका है पर्वतों के नाम। अरावली, हिमालय, विंध्याचल, ये पर्वत हैं, इनके नाम भी आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। ठीक है, नगरों के नाम जयपुर, अजमेर, पटना, दिल्ली, कोलकाता। ठीक है, तो ये जो नगर हैं ये भी आपके व्यक्तिवाचक में ही आएंगे। फिर देखिए समाचार पत्रों के नाम, जैसे राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान टाइम्स, अन्य जो अमर उजाला, दैनिक जागरण, अन्य जो भी हैं समाचार पत्र हैं, वो भी आपके किस में आ जाते हैं, वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। साथ में पुस्तक, किसी एक पुस्तक की हम बात करें, ठीक है, यदि हम सिर्फ पुस्तक कहें तो वो तो आपका व्यक्तिवाचक में नहीं आएगा, लेकिन हम किसी पुस्तक का नाम ले लें और किसी एक पुस्तक का आप नाम कह रहे हैं, जैसे रामायण है, तो ये व्यक्तिवाचक होगा। ठीक है, रजत रंगिणी, ये भी आपका एक पुस्तक है, तो ये भी आपकी व्यक्तिवाचक है। ऐसे ही मेघदूत, ये भी आपकी व्यक्तिवाचक है। चलिए, फिर देखिए दिनों के नाम। दिनों के नाम सोमवार, मंगल, बुध, तो इस प्रकार से जो है ये भी व्यक्तिवाचक। महीनों के नाम भी इसी में आते हैं। ग्रहों और नक्षत्रों के नाम भी व्यक्तिवाचक में आते हैं, जैसे पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, तो ये ग्रह और नक्षत्र हैं जो वो भी आपके व्यक्तिवाचक में। साथ में त्योहारों के नाम की जब बात होती है तो ये सभी आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इन सभी को आप लिखेंगे। व्यक्तियों के नाम, दिशाओं के नाम, देशों के नाम, राष्ट्रीय जातियों के नाम, नदियों के नाम, समुद्रों के नाम, पर्वतों के नाम, नगरों के नाम, समाचार पत्रों के नाम, पुस्तकों के नाम, दिनों के नाम, महीनों के नाम, ग्रह और नक्षत्रों के नाम और त्योहारों के नाम। ये सभी नाम आपके किस में आते हैं, ये आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। चलिए देख लीजिएगा सभी। चलिए, तो ये सभी आपके किस में आ गए हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ गए हैं। दूसरा भेद है यहाँ पर
जातिवाचक संज्ञा, जिसको आप कॉमन नाउन कहते हैं। तो देखिए व्यक्तिवाचक में तो किसी एक का बोध होगा, जहां पर जो है एक की हम बात करेंगे, वो एक व्यक्ति हो सकता है, एक आपका स्थान हो सकता है, एक पर्वत हो सकता है, समुद्र हो सकता है, नगर हो सकता है, समाचार पत्र, तो किसी एक की हम बात करेंगे। अब जातिवाचक में देखिए, जातिवाचक में जो है किसी एक की ही व्यक्ति की नहीं, बल्कि एक ही प्रकार के व्यक्ति, यहाँ पर एक ही प्रकार के व्यक्ति वस्तु या का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक। एक ही प्रकार का मतलब जैसे मनुष्य की हम बात कर रहे हैं। अब देखिए मनुष्य में एक ही मनुष्य आएगा क्या? मनुष्य में समस्त मनुष्य जाति का बोध होगा। तो यहाँ किसी एक मनुष्य की बात नहीं हो रही है, बल्कि समस्त मनुष्य जाति की का यहाँ पर बोध हो रहा है। पहाड़ में यहाँ किसी एक पहाड़ की बात नहीं हो रही है, बल्कि समस्त पहाड़ जाति का यहाँ पर बोध हो रहा है। नदी में भी वही, किसी एक नदी का बोध नहीं है, समस्त नदियों का यहाँ बोध है। भाई, तो भाई देखिए सभी भाइयों का यहाँ बोध होगा। बहन, मामा, चाचा, बेटा, बेटी, माता, पिता, मंत्री, पंडित, जुलाहा, बाबू, प्रोफेसर, शिक्षक, कवि, लेखक, पुस्तक, घोड़ा, गाय, इस प्रकार से जो है इसमें सभी यहाँ पर किस में आ जाते हैं? आदि आपके जातिवाचक संज्ञा में आ जाते हैं। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक में तो हम किसी एक व्यक्ति की बात करेंगे, किसी एक पुस्तक की बात करेंगे, किसी एक स्थान की बात करेंगे, किसी एक नगर या शहर की बात करेंगे, किसी एक देश की, एक का यहाँ पर बोध होगा। जाति यानी कि पूरी जाति का, मनुष्य कहा तो जितने भी दुनिया में मनुष्य हैं उन सभी का यहाँ पर बोध हुआ है, तो पूरे मनुष्य जाति का बोध हुआ है। नदी की बात हुई है तो पूरे संसार में जितनी नदियां हैं उन सभी का यहाँ पर बोध हुआ है, किसी एक नदी का यहाँ पर बोध नहीं हुआ है। पुस्तक की जब हम बात करते हैं तो समस्त पुस्तक जाति का बोध हुआ है। घोड़ा कहा तो घोड़ा जाति का यहाँ पर बोध हुआ है, तो उसको भी आप लिख लें, जातिवाचक संज्ञा। तो लिखेंगे कि जो संज्ञा शब्द किसी एक ही प्रकार के व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं, जो संज्ञा शब्द किसी एक ही प्रकार के व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, पहाड़, नदी, बहन, भाई, मामा, चाचा, बेटा, बेटी। तो यहाँ पर देखिए जब हम माता की बात करते हैं, ठीक है, मैं कहूँ मेरी माता, तब वो जाके व्यक्तिवाचक में होगा। लेकिन यहाँ पर हम माता, पूरी माता, जितनी भी संसार में माताएं हैं, या पिता है, या मंत्री है, या पंडित है, या शिक्षक है, तो समस्त शिक्षक जाति का बोध हो रहा है। कवि की हम बात करें तो कवि यहाँ पर समस्त कवि जाति का बोध होगा। लेखक, समस्त लेखकों का यहाँ पर बोध हो रहा है, तो पूरी जाति को ये इंडिकेट कर रहा है। तो ये आपकी जातिवाचक संज्ञा कहलाती है, इसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। ठीक है ना? तो देखिए आपके पास जो घोड़ा है वो घोड़ा भी घोड़ा ही होगा, अन्य लोगों के पास जो घोड़ा होगा, तो ये कॉमन नाउन है। ठीक है ना? चलिए, इसके बाद थर्ड है यहाँ भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। अब भाव देखिए क्या होते हैं, हमारे अंदर कौन कौन से भाव होते हैं। भाव जब किसी जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण के, उसके गुणों की जब हम बात करेंगे, ठीक है, दोष की, धर्म, अवस्था और भाव, ये चीजें यहाँ पर आ जाती हैं। ध्यान देना, गुण हो सकते हैं, दोष हो सकते हैं, धर्म हो सकता है, अवस्था और भाव आदि का बोध हो, तब वो आपके भाववाचक संज्ञा में आ जाता है। ठीक है, तो वे शब्द जैसे आपका क्या है, धर्म, गुण, अर्थ और भाव, प्राय ये आपस में पर्यायवाची शब्द हैं। जैसे लंबाई, ये अवस्था है, ठीक है, और ये आपका बुढ़ापा, ये भी आपकी क्या है, अवस्था है। नम्रता, ये आपका गुण है। मिठास, ये भी गुण है। क्रोध, ये आपका दोष है। शत्रुता, ये भी दोष है। दया, ये गुण है। करुणा, ये गुण है। ठीक है ना? तो ये सभी आपके भाववाचक संज्ञा में आ जाते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिएगा, जिन संज्ञा शब्दों से, जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के, किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के गुण, दोष, धर्म, अवस्था और भाव आदि का, और भाव आदि का बोध होता हो, आदि का बोध हो,
उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर उदाहरण के लिए लिख लेंगे लंबाई, ठीक है, बुढ़ापा, नम्रता, मिठास, क्रोध, शत्रुता, दया, करुणा आदि। चलिए, चौथा है समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन। समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन, जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध हो। यहाँ पर मैं आपको अंतर भी बताऊंगी समूह और जाति में। ठीक है, तो चलिए, वह आपका समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे सभा, सेना, दल, संघ, कुंज, कक्षा, संसद, भीड़, टोली, मंडली आदि। तो यहाँ पर देखिए, अब हम यहाँ बात करेंगे जातिवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा में क्या। जातिवाचक संज्ञा में देखिए, वो समस्त जाति का बोध कराता है। हमने मनुष्यों की बात की, तो ये संसार में जितने भी मनुष्य हैं, उन मनुष्यों की यहाँ पर बात हुई है। जबकि समूह में कुछ लोग आते हैं, जैसे कोई सभा होगी तो उसमें कुछ लोग होंगे, सेना में कुछ लोग हैं, ठीक है, उनका ग्रुप है, समूह है, कलेक्शन है। दल है तो उसमें जो है क्या बना रहता है, संघ हो गया, कुंज हो गया, कक्षा है तो वो क्लास आपकी कक्षा हो गई, ठीक है, संसद हो गया, तो वहां पर जो है क्या है, कुछ लोगों का। लेकिन जाति जो है समस्त जाति का बोध कराता है। ठीक है, यहाँ हमने मनुष्य की बात की, या हम जानवरों की बात करेंगे तो संसार भर में जितने जानवर हैं, उस जानवर जाति में जितने भी आते हैं वो सभी उसके अंतर्गत आते हैं। तो समूहवाचक में कुछ लोग होते हैं, जैसे हमने सभा बना दी तो कुछ लोगों की सभा होगी, सेना में कुछ लोगों की होगी, वो कुछ लोग आपके बहुत ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन समस्त जाति का यहाँ पर बोध नहीं होता है। ठीक है, तो सेना में भी जो है कुछ लोग होते हैं, ठीक है, दल में भी जो है कुछ लोग होते हैं, संघ में कुछ लोग हो जाएंगे, कुंज में, कक्षा में, संसद, भीड़, टोली, मंडली आदि। ठीक है, तो ये आपका समूहवाचक है, यहाँ समूह बनाया जाता है, यहाँ समस्त जाति का बोध होता है, पूरे जाति का ही हम यहाँ बोध कर देते हैं। ठीक है, और पांचवा भेद है इसका द्रव्यवाचक संज्ञा, मटीरियल नाउन, जिस संज्ञा से आप नाप तोल वाली वस्तुओं का बोध करते हैं। ठीक है, जिस संज्ञा शब्द से नाप तोल वाली वस्तु का बोध हो उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, लोहा, दूध, पानी, घी, तेल, मिट्टी, फल, अनाज आदि, ये सभी जो है जिसको आप नापते हैं और तोलते हैं, ये आपके द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। आगे नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम आपको जो है इसके एमसीक्यू प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न लाएंगे, तो वहां पर अलग अलग जो है आपको शब्द दिए जाएंगे, आपको पहचानना होता है कि कौन सा शब्द जातिवाचक है, कौन सा भाववाचक है, व्यक्तिवाचक क्या है, समूहवाचक क्या है, द्रव्यवाचक क्या है, तो इनको आप करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए इसको आप लिख लीजिएगा जल्दी से। जातिवाचक संज्ञा, जो शब्द, संज्ञा शब्द एक ही प्रकार के व्यक्ति या वस्तु का बोध करते हैं वो जातिवाचक, और जिस संज्ञा शब्द से व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है ना, यहाँ पर क्या रहेगा आपका, व्यक्तियों और वस्तुओं का समूह रहेगा, है ना, तो वो आपका क्या हो जाता है, समूहवाचक। साथ में द्रव्यवाचक, जिसमें आप नाप तोल वाली वस्तुओं का बोध करते हैं। ठीक है, जिन वस्तुओं को आप नाप सकते हैं और तोल सकते हैं वो आपके कहलाते हैं क्या, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पर 5 भेद पढ़े हैं किसके, संज्ञा के। सबसे पहला आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसमें आपने बहुत सारी चीजें यहाँ पर करी हैं। व्यक्तिवाचक में किसी व्यक्ति का नाम, दिशाओं के नाम, देशों के नाम, राष्ट्रीय जातियों के नाम, नदियों के नाम, समुद्रों के नाम, पर्वतों, नगरों, समाचार पत्रों, पुस्तकों, दिनों, महीनों, ग्रह और नक्षत्रों और त्योहारों के नाम, ये सभी आपके व्यक्तिवाचक में आते हैं। जाति में जो है आप संपूर्ण जाति का बोध करते हैं, जैसे आपने मनुष्य कहा तो मनुष्य, समस्त मनुष्य जाति का यहाँ पर ये बोध कराएगा। ठीक है, आपने गाय कहा तो समस्त गाय जाति का बोध होगा। भाववाचक में जिससे जो है किसी व्यक्ति या वस्तु, ठीक है, किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के गुण, दोष, धर्म, अवस्था और भाव का जो है आपको बोध हो, वो आपका भाववाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे इसमें लंबाई, बुढ़ापा, नम्रता, मिठास, ठीक है, क्रोध, शत्रुता, दया, करुणा आदि शब्द इसमें आ जाते हैं। समूहवाचक, जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं।
जैसे सभा, सेना, दल, संघ, कुंज, कक्षा, संसद, भीड़, टोली, मंडली आदि। ठीक है। द्रव्यवाचक संज्ञा जिस संज्ञा से जो है नाप तोल वाली वस्तुओं का बोध हो उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, लोहा, दूध, पानी, घी, तेल, मिट्टी, फल आदि, अनाज, ये सभी जो है आपके द्रव्यवाचक में, क्योंकि इन सभी को आप नाप सकते हैं और तोल सकते हैं। ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से आपने ये जो है भेद पढ़ लिए। अब भाववाचक संज्ञा बनाना। भाववाचक संज्ञा बनाना है आपका। जैसे आप जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्दों से आप भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। ठीक है। जातिवाचक संज्ञा से आप भाववाचक बनाएंगे, आप संज्ञा सर्वनाम शब्द से भाववाचक बनाएंगे, विशेषण से आप भाववाचक बनाएंगे और क्रिया से आप क्या बनाएंगे? भाववाचक बनाएंगे। ठीक है। तो चलिए, सबसे पहला है आपका जातिवाचक शब्दों से भाववाचक बनाना। जातिवाचक शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना है। जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है। तो बूढ़ा है, ये जाति है। मित्र जाति, नौकर नौकर जाति, जवान, लड़का, दास, शत्रु, मनुष्य, कलाकार, बालक, ये सभी जातिवाचक संज्ञा है। बूढ़ा का बुढ़ापा, बुढ़ापा आपका भाव है। मित्र मित्रता भाव है। नौकर नौकरी, तो ये आपके भाव है। जवान जवानी, लड़का लड़कपन, दास दासता, शत्रु शत्रुता, मनुष्य मनुष्यता, कलाकार कलाकारी, बालक बालकपन, ये सभी आपके क्या हैं? ये आपके भाव हैं। बुढ़ापा, मित्रता, नौकरी, जवानी, लड़कपन, दासता, शत्रु, ठीक है, मनुष्यता, कलाकारी और बालकपन, ये सभी आपके भाव हैं। और जातिवाचक संज्ञा से आपने यहाँ पर भाववाचक संज्ञा को बनाया है। चलिए, इसको लिख लेंगे। दूसरा, यहाँ सर्वनाम शब्दों से भाववाचक बनाना। सर्वनाम, सर्व हो गया सर्वनाम, निज हो गया, स्व, पराया, अपना और मम, ये सर्वनाम है। तो सर्वस्व ये आपका भाववाचक है। निजत्व या निजता ये आपका भाववाचक है। स्व, स्वत्व ये आपका क्या है? भाववाचक है। पराया, परायापन, ये भाव इसमें आ रहा है। अपना, अपनापन या अपनत्व, मम, ममता और ममत्व, तो ये आपके क्या है? भाववाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर आपने क्या किया? जातिवाचक शब्दों से भाववाचक बनाया। ठीक है। आपने सर्वनाम से भाववाचक, तो इन दोनों को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे नेक्स्ट क्लास में हम इसको करेंगे। ठीक है। और साथ में हम इसके बहुविकल्पीय प्रश्नों से और इसको जो है आपको क्लियर कराएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।